My name is Muhammad Bilal Amir, and I have qualified previous two exams of PMS. This seminar has particularly been arranged regarding the selection of optional subjects, paper attempting techniques, and other relevant questions like notes making and especially to discuss the overlapping areas between CSS and PMS. And regarding your optionals and the question of having same optionals in both competitive exams, including PMS and CSS. So people have really been struggling with the question of having similar subjects or same subjects in both of the competitive exams. That strategy is harmful because you can't carry both of these subjects in both of those exams because both of those exams are different in nature, and you would find striking differences in terms of percentage of marks, evaluation, paper attempting, and so many other things. So this is the aim of this seminar or this introduction or this class. At the end of it, I will take your questions regarding anything that you want to ask. But let's first discuss what PMS is. PMS means Provincial Management Services, and CSS is a central exam for competitive exam. PMS is being conducted by KPPSC and its provincial subject, while CSS is a federal subject. दोनों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क ये है कि दोनों का सिलेबस डिफरेंट है. अभी जो रिफॉर्म्स हुए हम उन पे बात नहीं करेंगे कि क्लस्टर क्या बना है, उन पे बात नहीं करेंगे. बात सिर्फ इस लिहाज से करेंगे कि दोनों की नेचर में क्या फ़र्क है, दोनों को अटेम्प्ट करने की टेक्निक्स डिफरेंट क्यों हैं, इन चीज़ों पे बात करेंगे. और इस चीज़ पे ज़रूर बात करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है कि हम सिमिलर या ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स रख लें जो PMS और CSS में हमें हेल्प कर सकें, या ऐसे सब्जेक्ट्स रख लें कि जो एक एरिया से दूसरे एरिया में एटलीस्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर कर दें, अगर सिमिलर न भी हों. सो दिस वुड बी द मेन आइडिया और द मेन थीम ऑफ दिस डिस्कशन. आप सबको मिल गया ये? सबको देखें ज़रा. PMS में 8 ऑप्शनल ग्रुप आपको दिए गए हैं. बेसिक इंट्रोडक्शन ये है PMS का कि इसमें 12 सब्जेक्ट्स होते हैं. 6 आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि CSS और PMS दोनों में मुश्तरका होते हैं. उनमें एक इंग्लिश एसे, दूसरा प्रेसिडेंट कंपोजिशन, तीसरा इस्लामियात, और 3 और सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम जनरल नॉलेज कहते हैं. जनरल नॉलेज 1, जनरल नॉलेज 2 एंड जनरल नॉलेज 3. जनरल नॉलेज 1 आपका पाकिस्तान अफेयर्स है, जनरल नॉलेज 2 आपका जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, और जनरल नॉलेज 3 आपका करंट अफेयर्स है. 3 अलग सब्जेक्ट्स में एसे, प्रेसिडेंट कंपोजिशन और इस्लामियात को आपने सेपरेटली क्वालिफाई करना होता है. मतलब हर एक में आपको अलग अलग 40 मार्क्स लेने होते हैं. और 3 जो जनरल नॉलेज हैं, जनरल नॉलेज 1, जनरल नॉलेज 2 और जनरल नॉलेज 3, उन तीनों में मिला के आपने 120 मार्क्स लेने होते हैं. तो चाहे आपके एक पेपर में कम आ जाए, दूसरे में ज़्यादा आ जाए, क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो आपके 120 होंगे जनरल नॉलेज में. इसके अलावा CSS और PMS की ग्रुपिंग अलग अलग है. इसके बाद आपने 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी रखने होते हैं, और 6 ऑप्शनल ये और 6 वो, टोटल आपके 12 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं. तो 12 सब्जेक्ट्स को इंडिविजुअली पास करना भी ज़रूरी है,
और साथ में आपको एग्रीगेट 600 मार्क्स लेना भी ज़रूरी है। ऐसा हो सकता है कि आपके सारे पेपर्स पास हो जाएं, लेकिन आपका एग्रीगेट 600 ना हो तो आपका एग्ज़ाम पास नहीं होगा। तो दो बातें हो गई। तीसरी बात, इन एग्ज़ाम्स के बाद, रिटन एग्ज़ाम के बाद आपका साइकोलॉजिकल का प्रोसेस होता है, CSS में भी और PMS में। थोड़े से डिफरेंसेस हैं, मोर और लेस सेम है साइकोलॉजिकल पैटर्न। साइकोलॉजिकली आपको क्वालिफाई करना होता है, उसके कोई मार्क्स नहीं होते, रिकमेंडेशंस होती है। उसके बाद इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के सेपरेटली 300 मार्क्स होते हैं और 300 में आपको CSS में 120 मार्क्स लेने होते हैं और PMS में 100 मार्क्स लेने होते हैं। सो दिस इज इट। इसके अलावा अगर आपको PMS के बारे में थोड़ा बहुत गाइड कर दूं तो वो भी शायद आपके लिए हेल्पफुल हो। PMS की एलोकेशन 2-3 तरह से होती है। मेरिट जो बनता है वो 2-3 तरह से बनता है। पहला, एड में आपको जनरल सीट्स मिलती हैं ओपन मेरिट पर। दूसरे, आपको जोनल कोटा पे होता है। तीसरा, आपका विमेन कोटा होता है, फीमेल कोटा। एंड द फोर्थ वन इज डिसेबल कोटा, द फिफ्थ वन इज माइनॉरिटी कोटा। तो एलोकेशन जब आप ये दोनों एग्जाम पास कर लेते हैं, PMS का रिटन और उसके बाद इंटरव्यू भी, तो एलोकेशन उस बेसिस पे होती है। पॉलिसी ये होती है कि नंबर 1 सीट ओपन मेरिट की नहीं होती है, बल्कि नंबर 1 सीट जो मेरिट बनता है उसमें जोनल होती है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सीट्स जोनल कोटा को दी जाती हैं, एक सीट फिर ओपन मेरिट पे आती है, फिर 2 सीट्स जोनल कोटा को दी जाती हैं, फिर एक ओपन मेरिट पे आती है। समझ आई? सो इट्स नॉट लाइक अगर ओपन मेरिट की 8 सीट्स हैं तो ऊपर वाले पहले जो मेरिट लिस्ट में ओपन मेरिट में उन्हीं 8 को आना चाहिए, वो ऐसा नहीं होता है। तो 3 आपकी जोनल कोटा पे एलोकेशंस होती हैं, फिर एक मेरिट पे, फिर 2 जोनल कोटा पे, फिर एक मेरिट पे, PMS की। यस, हाँ, जोन 1, जोन 2, जोन 3, फिर एक ओपन मेरिट पे एलोकेट होते हैं, फिर उसके बाद जोन 4, जोन 5, फिर ओपन मेरिट पे, फिर जोन 1, जोन 2, जोन 3। क्लियर हो गया? CSS में आपका प्रोविंशियल कोटा होता है। तो प्रोविंशियल कोटा होता है, आपका ओपन मेरिट का कोटा होता है, और फिर कहीं पर प्रोविंशियल डिविजन्स भी हैं। रूरल और अर्बन की डिवीजन है सिंध में, तो उन बेसिस पे आपकी एलोकेशन होती है। क्लियर है? और अगर खुदा ना करे कि आप इस प्रोसेस में कहीं भी फेल हो जाते हैं तो आप फेल होते हैं। रिटर्न आप क्वालिफाई कर लेते हैं, और अगर आपका इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं होता है, यू आर स्टिल कंसिडर्ड फेल। ठीक है? ओके, इनको डिस्कस करते हैं, इनको ज़रा देख लें आप लोग। PMS में हमारे पास 8 ग्रुप्स हैं और इंस्ट्रक्शंस ऊपर दी गई हैं। इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आपने हर ग्रुप में से 200 मार्क्स का सब्जेक्ट लेना है। इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते, कम ले सकते हैं। चाहे तो आप एक 200 मार्क्स का एक सब्जेक्ट ले लें, या फिर 100 मार्क्स के 2 सब्जेक्ट ले लें, और चाहे तो आप 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट ले लें। इसके अलावा एक और चीज़ भी है इसमें, ग्रुप नंबर 6 में देखें, कहता है कि इंटरनेशनल लॉ को IR के साथ आप नहीं कर सकते आप लोग। तो ज़रा देखें इसकी डिवीज़न कैसी है। ग्रुप 1 में आप देखें तो वो कहता है कि बिजनेस एड कैन नॉट बी ऑप्टेड इन कॉम्बिनेशन विद पब्लिक एड। तो इन दोनों में से भी आपको एक रखना होगा। इसके अलावा जो समझने वाली बातें हैं, जो डिस्कस करने वाली बातें हैं, वो देखें। ग्रुप ए में हमारे पास अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस एड है, पब्लिक एड है। अकाउंटिंग वो लोग रख सकते हैं जिन्होंने MBA किया है, MCOM की है, बिजनेस पढ़ा है।
उसके अलावा किसी के लिए भी रखने की गुंजाइश नहीं है। Those people having background in pure sciences or applied sciences or social sciences, they it's very difficult for them to understand. Instead of saying that they cannot study, it's very difficult for them to understand study it. और दूसरी बात, अकाउंटिंग बिजनेस की तरह की एक चीज़ है, तो बिजनेस एड और अकाउंटिंग दोनों चीज़ें आपको एमबीए में पढ़ाई जाती हैं, बीकॉम में पढ़ाई जाती हैं, एमकॉम में पढ़ाई जाती हैं। तो अगर आपको वो बैकग्राउंड है तो आप लोग आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। पब्लिक एड कंपैरेटिवली ईजियर है, जनरल है, बट इन पीएमएस इट्स क्वाइट लीस्ट स्कोरिंग, स्कोरिंग बहुत कम है इसमें। अब मैं ये नहीं बता सकता कि लोग क्यों इसमें स्कोर कम देते हैं, लेकिन यहाँ पर स्कोर कम मिलता है। और आपको ये जो दूसरा पेज मैंने दिया है, तो यहाँ पर आप देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और एक और आसान और सादा तरीका ये है कि अगर आपके पास फेसबुक में या किसी और जगह पे कोई किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो बाकी लोग अपीयर हुए थे 2022 के एग्ज़ाम में और 2018 के एग्ज़ाम में, अगर उनकी डीएमसीज आपको मिलती है तो वहाँ से आप अपनी चीज़ें एवेल्यूएट कर सकते हैं कि पब्लिक एड में स्कोर क्यों नहीं आता है या किन किन लोगों का कितना कितना आया है। क्लियर हो गया? सो विद सोशल साइंसेस बैकग्राउंड यू कैन स्टडी पब्लिक एड, बट इट्स लीस्ट स्कोरिंग। रह गया इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स हमारे पास 200 मार्क्स का है, पेपर 1 और पेपर 2। तो दो पेपर्स हैं, दो पेपर्स में से एक पेपर वो है जो आपको जर्नल इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी होगी, सीएसएस में भी और पीएमएस में भी। पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या है, इसमें क्या मसले हैं, दुनिया की इकोनॉमी क्या है, कैसे रन की जाती है, उसके क्या डायनामिक्स हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, किन खतूत पे वो इकोनॉमी काम करती है, यू विल हैव टू स्टडी इट। तो एक पार्ट इकोनॉमिक्स का आपको हर हाल में पढ़ना होता है, इसके अलावा आपका एग्जाम नहीं हो सकता। तो उसका कुछ हिस्सा यू स्टडी इन करंट अफेयर्स, यू स्टडी इन अदर सब्जेक्ट्स, इन अदर डोमेन्स, बट the other part, the second part of economics is very particular, very demanding, very challenging, and it's specifically designed for those who have graduated in economics. तो आप इसमें अपने लिए रूम देखते जाएं कि कहाँ पर आपके लिए रूम है और कहाँ पर आपसे स्पेसिफिक डिमांड्स की जाती हैं। तो एक और आइडिया ये है कि आप जाएं और पीएमएस के पास्ट पेपर्स देखें, और अभी ये जो 2022 वाला एग्ज़ाम हुआ था, तो इकोनॉमिक्स, दोज पीपल हु हैड इकोनॉमिक्स डिग्रीज, दे वर अनएबल टू अंडरस्टैंड द पेपर सेकंड ऑफ इकोनॉमिक्स। पेपर सेकंड उनके लिए मुश्किल था, तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनको सोच समझ के रखना होगा। इज इट क्लियर सर जी? बिजनेस एड तो आप उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों ने बीकॉम या डीकॉम या एमकॉम या बिजनेस की कोई भी डिग्री की है या फिर कोई रिलेटेड डिग्री की है। इसके अलावा आपके लिए पढ़ना मुश्किल है। स्पेसिफिकली सोशल साइंसेस के लिए, प्योर साइंसेस के लिए, अप्लाइड साइंसेस के लिए, तो उनके लिए मुश्किल है। ग्रुप सेकंड देखें। ग्रुप सेकंड कहता है पॉलिटिकल साइंस है 200 मार्क्स का, एग्रीकल्चर है 100 मार्क्स की, फॉरेस्ट्री है 100 मार्क्स की, जर्नलिज्म है 100 मार्क्स की। पॉलिटिकल साइंस के दो पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। सो इफ यू हैव स्टडीड सोशल साइंसेस और लिटरेचर, यू कैन स्टडी पॉलिटिकल साइंस। लेकिन एक बात आपको जहन में रखनी होगी कि जिन लोगों के पास भी ऑप्शन नहीं होता है वो पॉलिटिकल साइंस रख लेते हैं। सो यू कैन एक्सपेक्ट more competition in this exam, in this very subject. प्योर साइंसेस वाले भी पॉलिटिकल साइंस रख लेते हैं, और जिनका पॉलिटिकल साइंस है वो तो पॉलिटिकल साइंस ही रखते हैं। जो और सब्जेक्ट्स वाले हैं, जिस तरह पाकिस्तान अफेयर्स है, पाकिस्तान स्टडीज़ में किसी ने मास्टर किया हुआ है, इंग्लिश लिटरेचर में किसी ने मास्टर किया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस में मास्टर है, आईआर में मास्टर है, क्योंकि आईआर तो यहाँ पर सिर्फ 100 नंबर का है, उसके साथ आप आईला भी नहीं रख सकते, तो वो लोग भी पॉलिटिकल साइंस रखते हैं। पहली बात कि इधर कंपटीशन ज़्यादा होगा। दूसरी बात,
पॉलिटिकल साइंस के दो पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। तो आपको ईस्टर्न और वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़ने होंगे, और उसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस का एक कॉम्बिनेशन बनेगा विद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो ये पहला ओवरलैपिंग एरिया मैंने निकाला है कि पॉलिटिकल साइंस अगर आप लोग रखते हैं और आप लोग पढ़ सकते हैं, उसके पास्ट पेपर्स देख के, उसका सिलेबस देख के, उसके साथ एक ओवरलैपिंग पेपर होगा, वो होगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, और वो है ग्रुप नंबर 5 में। तो जो पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर है, उसी के साथ मिलता जुलता कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। दे आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर नहीं है कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ लेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की जरूरत नहीं है। नो, इट्स नॉट लाइक दिस, बट दे आर मोर और लेस सेम इन नेचर। The understanding of one can supplement your understanding of the second. This is the real theme of it. कि एक की अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास हो तो उसी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में कंपटीशन ज्यादा होगा, कंपैरेटिवली इजी होगा, पेपर भी आसान होंगे, हार्ड एंड फास्ट रूल वाले नहीं होंगे, और मार्किंग भी अच्छी है, और पासिंग रेशियो भी ज्यादा है। देखिए जरा, इट्स ऑलमोस्ट 85%। मिले? मिल गए? देखें यहां पर पॉलिटिकल साइंस के पास होने का रेशो देखें, ऑलमोस्ट 85% है। तो पीपल who are struggling with choices can easily opt political science. So this is the basic idea. दूसरी बात एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर प्योर साइंसेस के लिए है। वो लोग जिनका साइंस का बैकग्राउंड है, जिन्होंने बायो पढ़ी है, फिजिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, या कुछ और रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ा है, और उनका साइंस में जहन बनता है, एंड दे हैव स्टडीड, दे हैव द एप्टीट्यूड फॉर दैट फिजिकल साइंसेस, दे कैन स्टडी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वो पढ़ सकते हैं, एग्रीकल्चर स्कोर दे सकता है आपको, और एग्जाम आसान होगा। फॉरेस्ट्री भी उसी तरह का एक सब्जेक्ट है, साइंसेस का सब्जेक्ट है। दोज विद अदर देन साइंस बैकग्राउंड, इट्स डिफिकल्ट फॉर देम टू स्टडी एंड अपीयर इन एग्रीकल्चर और आइदर फॉरेस्ट्री। तो दोनों सब्जेक्ट साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं, और अगर आपका साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, सो बी वाइज इन चूजिंग देम। तीसरा जो सब्जेक्ट है, दैट इज सोशियोलॉजी एंड जर्नलिज्म। यू कैन इजीली स्टडी सोशियोलॉजी एंड जर्नलिज्म। अब दोनों सब्जेक्ट आसानी के साथ पढ़ सकते हैं, दोनों की नेचर डिमांडिंग नहीं है। हाँ, उन लोगों के लिए मुश्किल है जिनका साइंसेस का बैकग्राउंड है। मैं बार बार दो बातें कर रहा हूँ, और वो ये है कि एक वो लोग के जिनका साइंस का बैकग्राउंड है, और एक वो लोग के जिनका साइंस का बैकग्राउंड नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर वाइजली चूज करनी होगी। आपको अपना बैकग्राउंड देखना होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ पर बनती है। कुछ लोग होते हैं that they struggle with memorizing facts and figures and data and terms, and they are good at writing something, they are good at describing something, they have the power of language. But on the other hand, there are people who are good at memorizing, who can keep data in their head for 6 months. So science subjects are easier for those who can memorize things, and for those who cannot memorize and they rely just on the sheer power of their language and expression and descriptive power, it's difficult for them. So this is the basic idea. Sociology is the science of society. So you would study everything related with individual, society, social norms, cultures, and there would also be sociological principles and sociological theories in it. So उन लोगों के लिए आसान है जिनको आइडियाज की जंग है,
जो आइडियाज़ पढ़ते रहते हैं, जो फिलॉसफी पढ़ते हैं, जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, जो लिटरेचर पढ़ते हैं, जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उन लोगों के लिए आसान है। आपको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप आइडिया पढ़ लें एंड यू कैन राइट अबाउट इट। बट मसला वही है, इफ द सब्जेक्ट इज सच easy and general in nature, then everybody will write about it. क्लियर बात है, आपने पढ़ा है आप लिखेंगे, जिसने नहीं पढ़ा है वो भी लिखेगा. So examiner is not at ease here, and examiner does not have that much time to see whether you have actually studied it or not. Whatever you have presented on the paper, he will or she will evaluate that one. और मसला क्या है कि जिसने बहुत अच्छा पढ़ा है वो अच्छे मार्क्स लेगा, और जिसने कम अच्छा पढ़ा है वो एवरेज मार्क्स लेगा, लेस देन द गाय हु हैज स्टडीड इट. जिसने पढ़ा है अगर वो 70 मार्क्स लेता है तो जिसने नहीं पढ़ा है वो 60 मार्क्स लेता है. जनरली सोशियोलॉजी पीएमएस में स्कोर देता है, लेकिन कम देता है, एवरेज स्कोर देता है, राउंड अबाउट 40 आपको देता है. सो इट्स योर चॉइस. आप अपना बैकग्राउंड देखें, टेस्ट देखें, एप्टीट्यूड देखें, समझें कि मैं क्या क्या चीज़ें याद कर सकता हूँ या मैं याद नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, उसके मुताबिक फिर सेलेक्ट करें. जर्नलिज्म इज द स्टडी ऑफ मीडिया, सोशल मीडिया एंड ऑल ऑफ द रिलेटेड फील्ड्स. जितनी भी रिलेटेड फील्ड्स हैं, उसकी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, उसके प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स, उसकी जर्नल वर्किंग और आज की दुनिया में उसका जो किरदार है, तो ये जर्नलिज्म हो गया. ये भी आपको स्कोर दे सकता है, और दोनों ने मुझे स्कोर दिया है. क्लियर हो गया. सो ग्रुप नंबर 2 का कंक्लूजन ये है कि अगर आप साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं, किसी भी साइंस के स्टूडेंट हैं, तो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री आप लोगों के लिए है. और अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं तो पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और जर्नलिज्म आपके लिए है. मिल गया बात. जो यहां पर बनाने वालों ने भी इसी बात को ज़हन में रख के बनाया है कि कुछ उन लोगों के लिए, कुछ उन लोगों के लिए. ग्रुप 3 को देखें. ग्रुप 3 में प्योर मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है और स्टैटिस्टिक्स है. तो प्योर मैथमेटिक्स उन लोगों के लिए है जिन्होंने मैथमेटिक्स में डिग्री की है. अप्लाइड मैथमेटिक्स भी उन्हीं लोगों के लिए है, या फिर उन लोगों के लिए है जो एमबीए करके आए हैं, एमकॉम करके आए हैं, बाकी लोगों के लिए नहीं है. कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर वालों के लिए है, और स्टैटिस्टिक्स उन लोगों के लिए है जिन्होंने मैथ में डिग्री की है, या फिर जिन्होंने स्टेट में डिग्री की है, या फिर जिन्होंने इकोनॉमिक्स में डिग्री की है. तो ये साइंस के सब्जेक्ट हैं, और किसी के लिए भी कोई रूम नहीं है जो अदर देन साइंस से बिलोंग करता है. क्लियर हो गया. और जो 200 नंबर का आपको सब्जेक्ट नजर आ रहा है, उसका सिंपल मतलब ये है कि उसमें 2 पेपर्स होंगे, पेपर 1 और पेपर 2 होगा. हाँ, एक बात मेरे जहन में आती है, और एक बात का यहाँ मसला भी है, और वो मसला ये है कि आप यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट every single paper would have 20 marks of MCQs. So it totally depends on the examiner कि वो आपसे 5 क्वेश्चंस मांग लेता है कि 5 क्वेश्चन को आंसर करें. हाँ जी, वाह. अगर वो आपसे मांगता है कि आप 5 क्वेश्चंस आंसर करें तो आप 5 आंसर करेंगे, और अगर वो आपको 20 नंबर के MCQs देता है और 4 क्वेश्चंस मांगता है तो आप 4 क्वेश्चन. समझ आ रही है? आ रही है. ऐसा ना हो कि बात खत्म हो जाए फिर आप पूछें कि आपने क्या कहा था. जिसको नहीं आ रही है वो फिर पूछे. इनाम साहब पानी पानी तरह यहां तक समझ आइए. क्लियर है? ग्रुप 4 है हमारे पास. फिजिक्स, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी.
फिजिक्स उन लोगों के लिए है जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है, जियोलॉजी भी उन्हीं लोगों के लिए है, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी सारे साइंस के सब्जेक्ट्स हैं। और जिन लोगों ने साइंस नहीं पढ़ी है होपफुली उनको नहीं रखने चाहिए। हाँ, अगर कहीं पर थोड़ा बहुत रूम निकलता है तो वो है आपका ज्योग्राफी में और जियोलॉजी में। इन दो पेपर्स में आपके लिए रूम निकलता है कि इफ़ यू हैव स्टडीड any other form of geography, like if you know about the political geography of the world, जनरली आपको समझना होगा कि दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कितने समंदर हैं, कौन कौन सा मुल्क कौन से कॉन्टिनेंट में है, उनका रकबा कितना है, उनका कैपिटल क्या है, लैंग्वेजेस क्या हैं। अगर आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं या आपको पढ़नी होंगी फॉर द कम्पिटिटिव एग्जाम CSS हो या PMS हो, that would eventually help you in studying geography. जियोलॉजी भी इसी तरह का एक सब्जेक्ट है। इफ यू हैव एनी प्रायर नॉलेज इन एनी ऑफ द रिलेटेड फील्ड ऑफ इट, यू कैन स्टडी इट। अदर डे यू वर टेलिंग मी दैट हम जो BS करते हैं, आजकल तो BS का निज़ाम है, तो 8 सेमेस्टर्स में हमें 8 तो 7 वाले सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं ना, सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स, और हम समझते हैं कि जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है वही सब्जेक्ट है। दिस इज़ नॉट, वो सब्जेक्ट उतना नहीं है। अगर आपको एक सेमेस्टर में IR पढ़ा दिया गया है या वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा दी गई है या जियोग्राफी पढ़ा दी गई है, सो दिस इज़ नॉट दैट, दिस इज ओनली द इंट्रोडक्शन ऑफ इट। सिर्फ वो आपको इंट्रोड्यूस करवाया है कि ये भी एक सब्जेक्ट है, ये भी एक फील्ड है, उस बेसिस पे नहीं रखेंगे। आप इसका सिलेबस देखेंगे, आप इसके पास्ट पेपर्स देखेंगे, आप उन पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन से अंदाजा करेंगे कि हाउ मच डू यू नो अबाउट दिस थिंग। तो हर जगह पे यही है कि आपके 8 सेमेस्टर्स में लोगों को 10-12 सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जा रहे हैं जो ऑप्शनल साथ में है, सप्लीमेंट्री हैं, तो उनकी बेसिस पे आप ये सिलेक्शन नहीं कर सकते। आपको जस्ट ओवरव्यू मिलता है वहां पर। दिस इज मच डीपर देन दैट। दिस वुड बी एग्जेजरेशन इफ पीपल से दैट if you opt 6 subjects, it's like qualifying 6 MAs. या ऑफ कोर्स ये एग्जेजरेशन है कि अगर आप 6 सब्जेक्ट यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो उसका मतलब है कि आपको 6 सेपरेट पुराने ज़माने के जो MA था वो आपको पास करने होंगे। ये ऑफ कोर्स एग्जेजरेशन है, लेकिन इससे आसान भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है कि आपको 200 मार्क्स का पॉलिटिकल साइंस रखना है। तो ये इतना आसान भी नहीं है कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस का एक साइड सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं तो उसी के बेसिस पॉलिटिकल साइंस रखें और क्वालिफाई कर जाएं, नहीं। और दूसरी बात यह है कि यू मस्ट बी क्लियर अबाउट 2 थिंग्स। One is your academic approach or academic environment, other is competitive environment. In academic environment, if you are studying political science, then you would be expecting from your respected teacher that he would ask in that particular area, जो उसने पढ़ाया है आपको, जो नहीं पढ़ाया उससे नहीं पूछेगा। एक बात। दूसरी बात, you would be expecting from your teacher that he or she will definitely evaluate your paper and will give you marks according to that, and he may or she may consider, जो भी आपका टीचर है, your interaction with him or her। होता है ना, आपका BS है, MS है, जो कुछ भी है, आपके टीचर के साथ फिजिकल इंटरेक्शन होता है, आपको जानता है, आपको बराए नाम जानता है, आपको नाम से जानता है, तो आपका पेपर जब उसके पास जाता है तो वो नाम भी पढ़ता है ऊपर में। अदिल इसी तरह से है ना। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहली बात, आपका वो जो एरिया है कि पॉलिटिकल साइंस में हमें ये आउटलाइन दी गई थी, तो वो वहीं से पूछेगा, वो वहीं से नहीं पूछेगा। उसको आज़ादी है, वो जहाँ से पूछे, एक बात। दूसरी बात, वो आपको नहीं जानता है कि आप रेगुलर हैं, आप आते हैं, आपने 4 साल दिल लगा के पढ़ा है और आपने इस सब्जेक्ट को समझा है, पढ़ा है, उसको इस बात से कोई गौर नहीं है। और उसके पास इतना टाइम भी नहीं है जो आपके प्रोफेसर के पास था कि आपका पेपर इवेल्युएट करे, आपको फीडबैक भी दे दे।
कभी सुना है? कभी किसी ने सुना है कि किसी को कंपटीशन के एग्जाम के बाद पेपर दिया गया हो कि हाँ भाई देख लो? राइल सुना है? नहीं सुना है। और ये भी एक बात है कि अगर आप 1 मार्क्स से भी क्वालिफाई नहीं करते तो लोग अप्लाई कर देते हैं रीटोटलिंग के लिए, उन चीज़ों के लिए। वो कभी भी 1 नंबर नहीं देते आपको, कभी भी नहीं देते। तो एफपीसी को ज़कात देने से बेहतर है आप लोग अप्लाई ना करें उसके लिए, या फिर एफएसपी फेडरल वाले इदारे को देने से भी बेहतर है कि वहाँ पर अप्लाई ना करें। कंपटीशन के एग्ज़ाम में कोई भी आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं देता है, जितने दे दिए बस दे दिए। तो 2-3 बातें मैंने आपके लिए क्लियर की हैं कि दिस इज़ नॉट एकेडमिक एनवायरनमेंट, दिस इज़ कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। तो दूसरी बात, इसी के साथ बात यह है कि अगर आपने एक इदारे से पढ़ा है, फॉर एग्जांपल उसी इदारे में आपको एक ही बंदा पढ़ा रहा है और आप एक ही बंदे से पढ़ रहे हैं जितने भी लोग बैठे हुए हैं, एंड योर अप्रोच वुड डेफिनेटली बी नॉट इन शेयर डिफरेंसेस विद योर कोलिग्स। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा आपके अप्रोच में। एक बंदे ने पढ़ाया, एक माइंडसेट के साथ पढ़ाया है, एक पॉलिटिकल, एक पर्सनल बायस अप्रोच और ओपिनियन के साथ पढ़ाया है, तो आपकी अप्रोच भी मोर और लेस उसको रेप्लिकेट करेगी। लेकिन जब आप कंपटीशन के एग्जाम में अपेयर होंगे, उसी सब्जेक्ट को इन्होंने और जगह से, इन्होंने और जगह से, उन्होंने अपने आप, उन्होंने किसी और प्रोफेसर से, उन्होंने किसी येल यूनिवर्सिटी के लेक्चर सुन के पढ़ाए, तो सारे लोगों की अप्रोच डिफरेंट होगी, एक बात। और एग्जाम अटेम्प्ट करने की भी अप्रोच डिफरेंट होगी। किसी ने फॉरेन से पढ़ा है, किसी ने कायदे आजम से पढ़ा है, किसी ने डिग्री 1 से पढ़ा है, किसी ने गोमल से पढ़ा है, तो सारों की अप्रोच कभी भी सेम नहीं हो सकती। सबसे पहली बात कि डिसइल्यूजन हो जाए, अपने एकेडमिक एनवायरनमेंट से निकल आए। दिस इज नो मोर योर एकेडमिक एनवायरनमेंट। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो कोई एग्जामिनर आपको नहीं जानता है, ना या आपको ग्रेस मार्क्स देगा, ना आपको पंक्चुअलिटी के मार्क्स देगा, ना डिसोबीडियंस के नंबर देगा, किसी भी चीज़ के नंबर नहीं देगा। जो पेपर पे लिखे उसी के नंबर देगा। ग्रुप 5 को देखें। हाँ, ग्रुप 4 जो है वो आपको नंबर दे सकता है, इतना नंबर जितने आप मांगते हैं। 100 में से 80 दे सकता है, 80 प्लस दे सकता है, इवन 90 मार्क्स दे सकता है आपको। लेकिन आपको पढ़ना होगा फिर। अगर आपका सब्जेक्ट है, मतलब आपका सब्जेक्ट है तो ज़रूर रख लें, नहीं है, रखना चाहते हैं, आपको नंबर देगा, लेकिन आपने पढ़ना होगा। ग्रुप 5, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, हिस्ट्री ऑफ इंडो-पाक, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ द यूएसए। इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, इस्लाम की हिस्ट्री एंड कल्चर है, राइट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ और द स्टार्ट ऑफ इस्लाम अप टिल नाउ। इस्लाम की हिस्ट्री जब से बनती है तब से अब तक। वो हिस्ट्री नहीं जो आपने सुनी है, वो हिस्ट्री नहीं जो जुम्मे के खुतबे में आपने सुनी है, वो हिस्ट्री भी नहीं जो आपके जाती फिरके वालों ने आपको सुनाई है। तो वो हिस्ट्री इवेंट बाय इवेंट, एकेडमिक हिस्ट्री थ्रू एकेडमिक सोर्सेस, वो आपने पढ़नी है, एंड इट कैन गिव यू मार्क्स। इसके 200 मार्क्स हैं, तो 200 मार्क्स में से लोग एवरेज मार्क्स ले लेते हैं। हाई स्कोरिंग नहीं है, एवरेज मार्क्स आते हैं। लेकिन अगर आपका हिस्ट्री के साथ वाबस्तगी है और हिस्ट्री आपको इंटरेस्टिंग लगती है, और इसके अलावा आप हिस्ट्री के शौकीन भी हैं, पहले भी पढ़ते रहते हैं, और इस्लाम से भी थोड़ी बहुत रग़बत है, तो आप रख लें। आपको कोई हार्ड एंड फास्ट साइंस भी नहीं चाहिए, हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चंस भी नहीं होते हैं, लेकिन जो हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री की नेचर है, उसी तरह के क्वेश्चंस होंगे। मतलब इवेंट उठाया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इस इवेंट को बयान करें, what were the factors behind it, what were the implications of it. So you will have to understand this history from a historical point of view. ठीक है, it can give you marks. So social sciences के लिए आप इस तरह समझें कि पहला वो जो ग्रुप 4 था वो प्योर साइंसेस के लोगों के लिए था, और ग्रुप 5 सोशल साइंसेस के लोगों के लिए है। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, इट्स bit tricky, bit difficult, and easy to read or easy to study. Bit tricky, bit difficult, yes.
स्कोर कम देता है, लिस्ट स्कोरिंग तो नहीं है लेकिन स्कोर आपको कम देता है। और मोर और लेस आपको थोड़े बहुत इवेंट्स का पता है। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और इंडिया में आपको सब कॉन्टिनेंट से हटकर प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन पता है। और अगर प्री पार्टीशन थोड़ी सी भी आपको डिटेल में पता है, फॉर एग्जांपल मुगल एरा से पता है या विद द अराइवल ऑफ मोहम्मद बिन कासिम से पता है, तो वो आपको जरूर यहां पर कॉम्प्लीमेंट करेगी। लेकिन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और इंडिया मोहम्मद बिन कासिम के आने से तो नहीं शुरू होती है, इसी तरह से है ना। सब कॉन्टिनेंट पहले से पड़ा हुआ था, तो सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री है ये। एक आपको उससे वो जो नैरो फ्रेमवर्क ऑफ योर माइंड है कि ये हिस्ट्री इतनी है, वो इतनी नहीं है, उससे ज़्यादा भी है। और क्वेश्चंस कैसे होंगे? हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में होंगे। कोई एक इवेंट उठाएंगे, एक पर्सनैलिटी उठाएंगे, एक मूवमेंट उठाएंगे, एक एरा उठाएंगे और आपसे पूछेंगे। लिखेंगे आप कैसे? आप हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे, जर्नल बातें नहीं करेंगे, हिस्ट्री की बातें करेंगे, हिस्टोरियन की तरह बातें करेंगे। मतलब यू विल हैव टू स्टडी हिस्ट्री, नॉट द गाइड बुक्स। लेकिन कम स्कोर देता है, आप देख सकते हैं उसका स्कोर देखें जरा। मिले? The passing ratio is only 37%। जितने लोग भी अपीयर हुए हैं हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और इंडिया में, the passing ratio is only 37%। तो आप सोच लें कि आप लोग क्या कर सकते हैं। तीसरा सब्जेक्ट है हमारे पास ब्रिटिश हिस्ट्री। तो कौन कौन लोग इंग्लिश लिटरेचर वाले हैं वो जरा बताएं मुझे। आप लोगों के लिए रिकमेंडेशन है कि आप लोग ब्रिटिश हिस्ट्री रख लें। पढ़िए ना, फ्रॉम लिटरेरी पर्सपेक्टिव पढ़िए ना आपने, तो आप उसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में पढ़ लें। 2 पेपर हैं और विद द क्रिएशन ऑफ द यूके और ग्रेट ब्रिटेन से अब तक 2 पेपर हैं और मोर और लेस आपको पता है इवेंट्स का। वो जो ब्रिटिश आइल्स था उससे कैसे ग्रेट ब्रिटेन बना, उसके बाद उसमें क्या क्या तब्दीलियां आई वक्त के साथ साथ, और अब तक की हिस्ट्री इवेंट बाय इवेंट, एम्परर बाय एम्परर, किंग बाय किंग, एरा बाय एरा, आप इस तरह से पढ़ेंगे। और आप सबके लिए रिकमेंडेशन है कि आप ब्रिटिश हिस्ट्री रख लें और आप उसका स्कोर देखें जरा, आप लोगों के पास है ये। ये ब्रिटिश हिस्ट्री का स्कोरिंग ट्रेंड देखें जरा। अदिल ठीक है? ठीक है ब्रिटिश हिस्ट्री। %91। हाँ, जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर नहीं पढ़ा है वो ज़रा सोच लें। आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं तो शायद आपको लगे कि ब्रिटिश हिस्ट्री अच्छी है। दूसरा है यूरोपियन हिस्ट्री। तो यूरोप में कितनी पावर्स हैं अभी? कितने कंट्रीज हैं यूरोप में? यूरोप में कितने कंट्री? तो ये राउंड अबाउट कर लेते हैं, ये उन सब की हिस्ट्री है। टाइम फ्रेम वही है। यू वुड स्टार्ट अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम द मिडल एजेस, फ्रॉम द डार्क एजेस, and you will study it up till now. Particularly, exam point of view say 19th century, 20th century and the 21st century. ये यूरोपियन हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। लेकिन आप यूरोपियन हिस्ट्री में सारे पावर्स पढ़ेंगे,
सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, जितने भी बड़ी बड़ी पावर्स हैं जिन्होंने भी यूरोप को शेप किया है, जो अभी करंट यूरोप है, आप उस सबको पढ़ेंगे। और खासकर पर्टिकुलरली आप कहां से पढ़ेंगे? 20th सेंचुरी से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से आप बकायदा एक एक की फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे, एक एक की अप्रोच पढ़ेंगे टू वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, कोल्ड वॉर, बीच में जो क्राइसिस आते रहे कोल्ड वॉर और इनके दरमियान, न्यूक्लियर पे उनके पॉलिसीज पढ़ेंगे, अभी इन्वायरमेंट पे पॉलिसीज पढ़ेंगे उनकी, और उनकी इकोनॉमिक और मॉनेटरी पॉलिसीज पढ़ेंगे। सो यूरोपियन हिस्ट्री आप इस लिहाज से पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? एक सादा सी बात है। सादा सी बात यह है कि एक बंदे की अगर स्टोरी हो और 20 पेजेस की हो, इनकी एक स्टोरी हो और 20 पेजेस की हो, और आप सारे एक बार उसको पढ़ लें, और इन 25 बंदों की स्टोरी हो 20 पेजेस की, उसको भी आप सारे लोग पढ़ लें, तो कौन सी आसान होगी? बस। तो कंपटीशन को बढ़ाना नहीं है आप लोगों ने, ठीक है? सारों ने ब्रिटिश हिस्ट्री नहीं ऑप्ट करनी है, लेकिन आप सोच लें कि आप यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ सकते हैं या ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस के लोगों के लिए आप ब्रिटिश हिस्ट्री के बजाय यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ें तो आपके लिए आसान है। और जिनका इंग्लिश लिटरेचर है उन्होंने तो ऑलरेडी पढ़ी हुई है, they have already studied events, eras and predominant personalities in it. The personalities who have shaped British history आप लोग सारे पढ़ चुके हैं। इन दोनों में कोई क्वेश्चन है? Then there is history of USA. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हिस्ट्री है। दो हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। पहले वाली जितनी भी हिस्ट्रीज थी वो 200 मार्क्स की थी, और हिस्ट्री ऑफ यूएसए 100 मार्क्स की है। तो आपको क्लियरली एक बात समझनी होगी कि एक पेपर के लिए आपको एटलीस्ट 2 किताबें पढ़नी है, कम से कम 2 किताबें पढ़नी है आपको एक पेपर के लिए। और वो एक पेपर या एक सब्जेक्ट 200 नंबर्स का भी हो सकता है और 100 नंबर्स का भी हो सकता है। तो अगर आप 6 सब्जेक्ट इसमें से रख लें 100 नंबर्स के, तो आपको एटलीस्ट यू विल हैव टू स्टडी 12 बुक्स फॉर इट। एंड इफ यू are really interested in it, and if you want to study 3 books on it, you will have to study 18 books. And one more thing, you will have to be prepared to be asked in 6 different disciplines. In comparison, if you opt 3 subjects with 200 marks and you study 3 books on each of them, then you will have to study 9 books. And you can expect to be asked in 3 only disciplines. Clear है? या तो आपसे 3 सब्जेक्ट्स में पूछा जाए या फिर आपसे 6 सब्जेक्ट्स में पूछा जाए। तो कौन से आसान होगा? कौन सा आसान होगा? कौन सा? दिस इज द ट्रिक। सारी हिस्ट्रीज 200 की हैं और हिस्ट्री ऑफ यूएसए 100 की है। अब अगर आप लोग हिस्ट्री ऑफ यूएसए रखते हैं या नहीं रखते, आपको यूएस हिस्ट्री पढ़नी होगी। कब? करंट अफेयर्स, एसए में, फॉरेन पॉलिसी में, इंडिया चाइना राइवलरी में, ग्लोबल प्रॉब्लम जितने भी हैं अभी सब में आपको पढ़नी है। पर्टिकुलरली यू विल हैव टू स्टडी द 20th century, particularly dominated by USA. You will have to study it event by event, personality by personality. आपको पढ़ना है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री ऑफ यूएसए पढ़ते हैं, then you will have to study it from 2 different angles. One is the traditional or historical perspective. Who discovered America? Columbus. When? जी? Yes, 1492. कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, जो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड है 1492।
तो एक उसका पर्सपेक्टिव होगा कि कोलंबस से पहले वहां क्या था, पहले कौन लोग थे वहां पर, एबोरिजिनल लोग कौन थे वहां पर। दूसरा, आप कोलंबस से लेके आएंगे टू द कॉलोनाइजेशन पीरियड, और फिर विद द फ्रीडम ऑफ आर द अमेरिकन रेवोल्यूशन, वो कब हुआ जी? वेरी गुड, 1776। तो एक पीरियड वो हो जाएगा डोमिनेटेड पार्टिकुलरली बाय टू पावर्स, ब्रिटिश और फ्रेंच। तो वो एक हिस्सा हो जाएगा। उसके बाद वाला हिस्सा होगा 1776 से आप देखेंगे कि आज़ाद हुआ है, फिर 20वीं सेंचुरी तक उसको लेके आएंगे। 20वीं सेंचुरी के बाद आप सबको पढ़ना है, आपको पढ़ना होगा। अगर आप पॉलिटिकल साइंस रखते हैं, आप IR रखते हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, एटलीस्ट आपने थोड़ा थोड़ा, हर किसी ने पढ़ा हुआ है कि US का रोल क्या रहा है पार्टिकुलरली इन 20वीं सेंचुरी। लेकिन डिफरेंस ये है कि आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में पढ़ना होगा और क्वेश्चंस भी हिस्टोरिकल होंगे। हाँ, नंबर क्या देंगे? हिस्ट्री ऑफ USA आपको अच्छे नंबर देगी, अच्छे मतलब 60+ देगी। अगर आपने बिलो एवरेज पढ़ा है, आपने रिकमेंडेड बुक्स नहीं पढ़ी हैं, तो हो सकता है आप फेल हो जाए, खुदा ना करे, या फिर आप कम मार्क्स ले लें। अब इनका कंपैरिजन करते हैं, इन सारी हिस्ट्रीज का। माय रिकमेंडेशन, अगेन माय पर्सनल रिकमेंडेशन, यू आर नॉट बाउंड टू फॉलो इट। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और इंडिया नहीं रखनी है, या अगर आपने पहले से पढ़ ली है, पहले से ज़हन बना लिए, तो रख लें। इस्लामिक हिस्ट्री वुड हेल्प यू इन पाकिस्तान अफेयर्स, इन इस्लामियात, so it would supplement your study there. British history would never support you in any other discipline other than English literature. English literature के अलावा ब्रिटिश हिस्ट्री आपको किसी भी अंडरस्टैंडिंग में कोई मदद नहीं करेगी। यूरोपियन हिस्ट्री वुड हेल्प यू इन एवरी सब्जेक्ट। जितने भी अभी करंट अफेयर है, सारे में यूरोपियन हिस्ट्री आपको मदद देगी, और हिस्ट्री ऑफ USA सबसे ज्यादा मदद करेगी, हर डिसिप्लिन में मदद करेगी। लेकिन नंबर्स आप देख लें कि उनके 200 मार्क्स हैं और इनका 100 मार्क्स है। और सबसे बड़ा रोला कहां पर है? सबसे बड़ा रोला यहां पर है कि इफ एग्जामिनर आस्क्स यू टू राइट 5 आंसर्स, 3 घंटे में आपको 5 सवाल लिखने हैं 20 मार्क्स के, तो दिस इज द ट्रिक। अगर उसमें वो चाहे तो 20 नंबर के MCQs इंट्रोड्यूस करवा दे, देन यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर क्वेश्चंस। फिर तो आप 40 मिनट्स भी ले सकते हैं ना, आप 10 मिनट्स उसके लिए रख लें MCQs के लिए, बाकी सारा टाइम आपका है। और अगर वो 5 क्वेश्चंस मांगता है तो फिर डिफिकल्ट है। तो व्हाट्स द स्ट्रेटेजी? द स्ट्रेटेजी इज रीड आउट द सिलेबस ऑफ US हिस्ट्री एंड अदर histories. If you are unable to understand it, give it to ChatGPT. ChatGPT को दे दें, उधर से कॉपी पेस्ट करें, ChatGPT को दे दें, उसको कहें कि explain it for me, it would explain it for you. Then study that. और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, वो जो मैंने पहले बात की थी कि what I am good at, मुझे क्या याद रहता है। Either I am good at remembering facts and figures, dates, names, तो वो वाले रखें सब्जेक्ट्स। If you are not good at it and you are good at explaining something, तो दूसरा रखें। क्लियर हो गया? यहां तो कोई क्वेश्चन? ग्रुप नंबर 6 देखें, लॉ 200 मार्क्स, बाकी सारे सब्जेक्ट्स 100 मार्क्स के हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मर्केंटाइल लॉ, मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ एंड IR। लॉ जो 200 मार्क्स का है, सिर्फ वो लोग रखेंगे those who have a degree in LLB, those who have degree of LLB, जिनके पास LLB की डिग्री है वो लॉ रखेंगे, उसके अलावा कोई नहीं रखेगा। सिंपल फार्मूला है। पॉलिटिकल साइंस वाले भी नहीं रखेंगे, राइट? क्लियर है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आप रख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस के साथ। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है
तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रख सकते हैं, और ओवरलैपिंग है, इजी टू अंडरस्टैंड है, मार्क्स आपको देगा, अच्छे मार्क्स देगा। मुस्लिम लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस आप तब रखेंगे जब आपने इस्लामिक हिस्ट्री रखी हो, या फिर आपको जनरल नो हाउ हो with Muslim law and jurisprudence, or if you have studied in your past Muslim history, particularly from jurisprudence point of view, अगर आपने उसके लीगल कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रखे हैं, या उसके अंडरस्टैंडिंग है, या उसमें इंटरेस्ट है, या रिलेटेड लोग आपको अवेलेबल हैं उसके, यू कैन ऑप्ट इट, एंड दिस गिव्स यू गुड मार्क्स। 100 में से आप इजीली 60 ले सकते हैं। इंटरनेशनल लॉ, मुस्लिम लॉ है क्या चीज़? मुस्लिम लॉ है मुसलमानों का कानून, कुरान, हदीस, शरिया, फिक्का, ये सारी चीज़ें होंगी। इसके अलावा टॉपिक्स होंगे रोज़मर्रा की डेली लाइफ, जो उस डेली लाइफ में सारे काम आते हैं, जैसे इबादत, अहकामात, हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह। उसके अलावा जो your finance system, your social system, for example, your marriages, your divorce, your inheritance, your relationships, and all of those things, ये सारा मुस्लिम लॉ में। लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से? हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपने इस्लामिक हिस्ट्री रखी है तो उसके साथ मुस्लिम लॉ आपको कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो इस तरह हम बना रहे हैं। उसके बाद है इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ इज अबाउट इंटरनेशनल वर्ल्ड। तो दुनिया में किस कानून के तहत हम कौन कौन से काम कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल लॉ है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक सॉवरन कंट्री हैं, तो हमारी जो डीलिंग्स हैं वो किस चीज़ की पाबंद है, हमारी जो बाउंड्रीज हैं उनकी रिस्पेक्ट कौन करता है, हम जो दुनिया के साथ डील करते हैं किसी भी चीज़ की, तो वो किन कवानीन के तहत की जाती है, ये सारे इंटरनेशनल लॉ में है। एंड देन देयर इज IR, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशंस इज द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, पार्टिकुलरली ऑफ 20th सेंचुरी। 19th सेंचुरी से इसका फर्स्ट ऑफ प्रायर टू दैट इट वाज अ डिसिप्लिन स्टडीड इन पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद इसकी इमरजेंस हुई पार्टिकुलरली इन 20th सेंचुरी, एंड यू स्टडी इट फ्रॉम 20th सेंचुरी। लेकिन इतना भी मुख्तसर नहीं है, आपको जो स्टेट की हिस्ट्री है, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, फ्रॉम वेस्टफेलियन सिस्टम, वेस्टफेलियन ट्रीटी से आपको पढ़नी होगी, या फिर उससे भी थोड़ी सी पहले से पढ़नी होगी, लेकिन आपको स्कोर कम देगा। देखें ज़रा इसमें देखें, जी 59%। बात समझ में आई है? सोशल साइंसेस के लिए अच्छा सब्जेक्ट है, यू कैन स्टडी। और अगर आपने पॉलिटिकल साइंस रखी है तो उसके साथ भी आप रख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस के साथ आपको कॉम्बिनेशन बन सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का और IR। ओवरलैप नहीं करते, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेंगे। एक डिसिप्लिन अगर आप लोग पढ़ेंगे तो दूसरा डिसिप्लिन की अंडरस्टैंडिंग में आपको वो हेल्प होगी। तो IR आप रख सकते हैं, लेकिन कम स्कोरिंग है, ILA ज्यादा स्कोरिंग है। और दोनों में फर्क क्या है कि ILA में आप डिस्क्रिप्टिव पावर आपकी नहीं चलेगी, आपकी लैंग्वेज की पावर नहीं चलेगी, आपने चीजों को एक्सप्लेन नहीं करना होगा। राहिल क्या करेंगे? केस स्टडी देंगे, हर एक बात के साथ केस का हवाला देंगे, जिस तरह लॉ में दिया जाता है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देंगे, आर्टिकल फलाना, चार्टर फलाना। तो सेपरेट स्टडी नहीं चलेगी। यू विल हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक इन इट। You will have to remember the names of books, names of treaties, and articles regarding those things that you are studying. उसके मुतालिक UN की क्या क्या
क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, और उसके अलावा ऑफ कोर्स केस स्टडीज। तो आइला आपको बहुत अच्छे नंबर देगा। अदर डे यू आर आस्किंग, तो आइला आपको बहुत अच्छे नंबर देगा जितने आप मांगते हैं। अगर आप 80 मांगते हैं, 90 मांगते हैं, आपको मिलेंगे, लेकिन पढ़ेंगे इस लिहाज से। डिस्क्रिप्टिव पावर नहीं होगी, मतलब इस तरह का क्वेश्चन नहीं होगा कि यू कैन एक्सप्लेन इट, वो एक्सप्लेनेशन वाला नहीं होगा। यू कैन नॉट राइट समथिंग फ्रॉम योर ओन। इफ यू राइट दैट माइट बी करेक्ट, बट यू विल हैव टू सप्लीमेंट इट। जिस तरह कानून की जो जार्गन है, कानून की जो जिस तरह एक अदालत में लोग पेश होते हैं, देन दे एक्सप्लेन समथिंग एंड देन दे सप्लीमेंट इट विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आपको जरूरत होगी, लेकिन आपको स्कोर बहुत अच्छा देगा, बहुत अच्छा देगा। समराइज करते हैं, लॉ उन लोगों के लिए जिन्होंने लॉ पढ़ा है, बाकी सब्जेक्ट सबके लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ किसके साथ जाएगा? पॉलिटिकल साइंस के साथ जाएगा। मुस्लिम लॉ किसके साथ जाएगा? विद इस्लामिक हिस्ट्री के साथ जाएगा। इस्लामियात में भी आपको हेल्प करेगा, और इसका एक पोर्शन इस्लामियात में भी है। इंटरनेशनल लॉ आपको पॉलिटिकल साइंस के साथ भी चल सकता है, और आईआर आपको पॉलिटिकल साइंस के साथ भी चल सकता है, और किसी और सब्जेक्ट के साथ भी चल सकता है। क्लियर हो गया? ग्रुप 7 फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी। किसी ने पढ़ी है फिलॉसफी? मतलब किसी की डिग्री है, किसी की? फिलॉसफी 2 पेपर हैं, 2 पेपर्स हैं। एक पेपर है लॉजिक का और दूसरा पेपर है फिलॉसफी का। इट्स नॉट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फिलॉसफी राहिल, इट्स नॉट पॉलिटिकल साइंस, इट्स नॉट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फिलॉसफी और इस्लामिक थियोलॉजी और इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, उधर नहीं है ये। दिस इज सेपरेट डिसिप्लिन। एक लॉजिक का पेपर है विच इज इंतहाई डिफिकल्ट, और दूसरा फिलॉसफी का पेपर है। जितने भी फिलोसॉफिकल आइडियाज हैं, कुछ इंग्लिश लिटरेचर वालों ने पढ़े हैं, कुछ पॉलिटिकल साइंस वालों ने पढ़े हैं, कुछ दूसरे डिसिप्लिन्स के लोगों ने पढ़े हैं, लेकिन वो फिलॉसफी नहीं है। दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ इट। वो सिर्फ आपको टेस्ट मिला हुआ है, और लॉजिक का पेपर इंतहाई मुश्किल है। नंबर आपको देगा। Recently, in recent PMS 2022, more or less people have scored more than 80 marks in each of these papers. देखें उसका स्कोर, देखें जरा। तो वो लोग जिनका साइंस का बैकग्राउंड है, उनके लिए तो बड़ी बड़ी नो, और वो लोग के जिनका साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, आइडियाज़ उनकी डोमेन है, आइडियाज़ पे बहस करना उनको अच्छा लगता है, एंड दे हैव स्टडीड प्लेंटी ऑफ लिटरेचर एंड दे हैव द रूम टू स्टडी अ न्यू थिंग, अ न्यू फील्ड एज वेल। किसी तरह से लिटरेचर के साथ आपको मिल जाएगी, लेकिन लिटरेचर का पार्ट नहीं है, तो यू कैन नॉट। दूसरा है साइकोलॉजी, इंक्लूडिंग एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी उन लोगों के लिए है दोज हु हैव स्टडीड बायोलॉजिकल साइंसेस, दोज हु हैव स्टडीड बायोलॉजिकल साइंसेस एंड दे हैव समहाउ स्टडीड साइकोलॉजी। किसी भी तरह से, किसी भी इंट्रोडक्टरी लेसन में, किसी भी इंट्रोडक्टरी कोर्स में उन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी है, लेकिन उनका सब्जेक्ट बायोलॉजी है, तब उनको पढ़नी चाहिए, तब उनको ऑप्ट करनी चाहिए। किसी भी सोशल साइंस के स्टूडेंट को ऑप्ट वाइजली करना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 पेपर हैं, और दोनों पेपर की जो बुनियाद है दैट्स ऑन योर फिजिकल बायोलॉजी। इट्स नॉट द सब्जेक्ट ऑफ आइडियाज जस्ट सिंपली। आप फ्रॉइड, लगान, हेगल को नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपने बायोलॉजी को पढ़ना है, और बायोलॉजी की बेस पे जो पर्सनैलिटी बनती है, जो साइकोलॉजी आपकी बनती है, उसकी डिबेट होगी। तो एंडोक्रिन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी, और उसके बाद फिर साइकोलॉजी बनानी होगी। तो क्या बात हो गई? बात सिंपल इतनी हो गई कि अगर आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ी है, लेकिन आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, और आप दूसरे सब्जेक्ट ऐसे रखना चाह रहे हैं कि जहां पर आपका साइंस का टेम्परामेंट बन रहा है, तो आप रख सकते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा स्कोर देगा, उतना स्कोर देगा जितना आप मांगते हैं।
The last group is group 8, English literature 200 marks, Persian literature and language 200 marks, Arabic literature and language 200 marks, पश्तो 100 marks and उर्दू 200 marks. कौन कौन पश्तो लिख और बोल सकता है? बस पश्तो रखनी है, इस पे डिबेट नहीं करनी है. खुशाल खान खटक, दनोर और सराचिदी, बस एक किताब सिंगल गाइड से भी लोगों ने 80+ मार्क्स लिए. टोटल 4 से 5 पोएट्स आपको पढ़ने हैं, टोटल 4 से 5. एंड रिमेंबर दे आर फेमस वर्सेस. बस इतना ही करना है एंड यू विल गेट गुड स्कोर. इंग्लिश लिटरेचर आदिल खान. इंग्लिश लिटरेचर इज बिट ट्रिकी एंड यू कैन सी हियर. पहला क्या लिखा हुआ है, पहला पेपर. आप लोगों के लिए भी अच्छी खबर तो नहीं है, आप लोगों के लिए भी जो इंग्लिश लिटरेचर वाले हैं. I qualified it, luckily. I appeared in 2018 PMS and I qualified it. बस वो गलती है और आपको मैं वो गलती बताना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश लिटरेचर नहीं पढ़ना है, नहीं रखना है, उसके अलावा जो रखें. डिफ़िकल्ट है, लेंथी है और एकेडमिक एनवायरनमेंट नहीं है. वो नहीं है कि मतलब जो इधर दिया गया है आपके सिलेबस में वहीं से पूछेगा, वहीं से नहीं पूछेगा. उसका जहाँ से दिल करेगा वो वहीं से पूछेगा. और अगर वहाँ पर शेक्सपियर का एक ड्रामा पढ़ा है तो आप समझते हैं कि वो ड्रामे में से पूछेगा, लेकिन वो थ्योरी अपनी उठाएगा, फिलॉसफी अपनी उठाएगा. दैट्स व्हाई इट्स बिट ट्रिकी. और मार्किंग भी उसी तरह से नहीं होगी जिस तरह आपके पास होती है. तो मतलब नहीं रखना है. स्ट्रॉन्ग नो है यहाँ पर. पर्शियन लिटरेचर, अगर आपने पर्शियन पढ़ी है एंड यू हैव पर्टिकुलर टेस्ट फॉर इट, देन यू मस्ट. अरेबिक में भी और पश्तो में भी. और उर्दू लिटरेचर अगेन कुछ लोग स्कोर कर लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन कम लोग स्कोर करते हैं. आसान है लेकिन उन लोगों के लिए है जो लिटरेचर का बैकग्राउंड रखते हैं, अदरवाइज उन लोगों के लिए नहीं. तो ये लैंग्वेज का इम्तिहान नहीं है यहाँ पर लिटरेचर का इम्तिहान है. आपको लैंग्वेज भी आनी चाहिए, प्लस आपने उस लैंग्वेज का लिटरेचर भी पढ़ा हो. आपको पर्शियन लैंग्वेज का इल्म भी होना चाहिए, उसमें लिखना पढ़ना भी आना चाहिए, और उसमें जो मेन राइटर्स हैं वो भी आपने पढ़े हो. तो इस तरह से कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? अगर आप पश्तो रखते हैं तो पश्तो का किसी के साथ भी आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. एंड पश्तो इज वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट्स. पश्तो में इसलिए कह रहा हूं कि हम अक्सर लोग पश्तो बोलते हैं और किसी ने स्कूल में भी पढ़ी होगी. पढ़ी है आपने स्कूल में? हाँ. तो अगर स्कूल में आपने पढ़ी है, पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, तो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए. आप विदिन 15 डेज इसका सिलेबस कवर कर लेते हैं. 3, 4, 5 लोग हैं बस. इंग्लिश लिटरेचर नहीं रखना चाहिए. और पर्शियन रेयर लोग रखते हैं, वो लोग जिनका इस्लामियात का बैकग्राउंड होता है या फिर ऑलरेडी वो लिटरेचर के लोग होते हैं और जिन्होंने पर्शियन लिटरेचर पढ़ा होता है, तो वो लोग रखते हैं. So let's summarize this thing and then I will take your questions. आपने जो न्यू कमर्स हैं, इस सारे 8 ग्रुप्स में से आपको 600 नंबर बराबर करने हैं, सिंपल. और those 600 marks may have 3 subjects or those 600 marks may have 6 subjects. So it's your choice. दूसरी बात, स्ट्रांगली यहां पर लिखा हुआ है कि आपने एक ग्रुप में से 200 नंबर के अलावा ज्यादा नहीं लेने हैं. आप लोग जो लेट आए हैं, और 100 आप ले सकते हैं. ग्रुप को आप छोड़ भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं. तो 2-3 दिन पहले मुझे यहां पर किसी ने बताया कि somebody came here and he or she told Sir Inam that यहाँ पर मेरे पास 3 ग्रुप्स हैं. उन्होंने कहा कि मैंने पहले ग्रुप से 200 नंबर के सब्जेक्ट लिए, दूसरे से 200 नंबर के लिए और तीसरे से भी 200 नंबर के लिए. रीजन बीइंग कि मुझे यहाँ पर ग्रुप स्किप नहीं करना था. नो, दिस इज नॉट द डिस्कशन ऑफ हैविंग ग्रुप. दिस इज डिफरेंट डिस्कशन. आपको ग्रुप में नहीं रखना है कि मुझे यहाँ से लेना है, यहाँ से नहीं लेना है.
आपको वो देखना है कि किस चीज को मैं पढ़ सकता हूं, आंसर कर सकता हूं। और एक और बात कि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको यहीं से पूछा जाएगा। ये फाइल आपकी उनके पास पड़ी होगी टेबल के ऊपर, तो वो आपसे इसी तरह से पूछेंगे कि आपने साइकोलॉजी पढ़ी है तो साइकोलॉजी में से क्वेश्चन करेंगे, और अगर आपने फॉरेस्ट्री पढ़ी है तो फॉरेस्ट्री में से क्वेश्चन करेंगे। सो यू विल हैव टू बी कंप्लीटली प्रिपेयर्ड इन दैट फील्ड। Simple. You will have to select 600 marks out of these 8 groups, and you are left with plenty of choices. But go with those choices which are wiser, which are according to your temperament, according to your aptitude. Do not think or do not give your ear to those who have been spreading rumors about it, those who haven't studied it and they are proclaiming that this is scoring, this is not, this is the actual numbers that I have showed you. So make wiser choices. Secondly, you must study. अगर आपसे उसका सिलेबस ही नहीं पढ़ा जा रहा तो फिर आगे क्या करेंगे उसको? सिलेबस आप देख ही नहीं सकते, सिलेबस को आप पढ़ ही नहीं सकते, तो उसको आप इन डेप्थ स्टडी क्या करेंगे? सिलेबस को देखें, उसको पढ़ें। आजकल तो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी को दे दें कि एक्सप्लेन इट फॉर मी, आपको एक्सप्लेन करके देगा, एक एक हेडिंग को आपको एक्सप्लेन करके देगा। फिर उसके पास्ट पेपर्स लें, पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस देखें, क्वेश्चन देखें। आपको लगता है कि कहीं ऐसा होता है कि इसमें से मुझे 8 में से या 5 में से 7 में से मुझे 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, अगर आते हैं देन इट्स योर सब्जेक्ट, और अगर नहीं आते हैं then still you are hell bent on opting that, then you must study. ऐसे लोग मैंने कई देखे हैं कि जिन्होंने उस सब्जेक्ट के बारे में सुना भी नहीं था, उन्होंने स्कोर किया। बात यह है कि आपको गैरत करनी होगी ना, गैरत किए बगैर तो कुछ नहीं आएगा। कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, 3 से 4 आपको मैं बड़े बड़े कॉम्बिनेशंस बना के दे देता हूं, ठीक है? तो आप उसी के मुताबिक सोच लें कि इनमें से कौन सा आपके लिए यूजफुल है, कौन सा नहीं है। पहला कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं विद इकोनॉमिक्स, पहले ग्रुप से। देखें जरा, मैं बनाऊंगा कॉम्बिनेशन ऑफ 200 मार्क्स। कोशिश करेंगे कि 100 मार्क्स का सब्जेक्ट न लें, और अगर लेना भी पड़ जाए तो 2 लें, बाकी 2 जो हैं वो 200 के लिए। पहला कॉम्बिनेशन बनाते हैं इकोनॉमिक्स के साथ। इकोनॉमिक्स के साथ आपने दूसरा सब्जेक्ट रखना है पॉलिटिकल साइंस का, 200 हो सकता है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स आपको किसी भी सब्जेक्ट में ओवरलैपिंग नहीं करके देगा। हाँ, स्टैटिस्टिक्स अगर आपको आता है, आपने पढ़ा है इकोनॉमिक्स में, तो आपने रखना है, अदरवाइज नहीं रखना है। अगर स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ा है तो रखना है, उसके अलावा नहीं रखना है। अब जब 2 सब्जेक्ट 200 के हो गए और आपका बैकग्राउंड भी इकोनॉमिक्स का है या उसके साथ मिलता जुलता है, एक पश्तो होगी मेरी रिकमेंडेशन, एक पश्तो और एक मुस्लिम लॉ। और अगर आपने इकोनॉमिक्स के साथ पॉलिटिकल साइंस रख लिया है तो दूसरा इसका चॉइस ये होगी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड आईआर, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या फिर इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या फिर मुस्लिम लॉ। अब इसके साथ जो भी लगाएं, समझ आ गई है? पब्लिक एड मैंने नहीं रखा है, पब्लिक एड बनता भी नहीं था इकोनॉमिक्स के साथ। अच्छा, दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं। ये एक कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं इकोनॉमिक्स को हटा के। हमारा मेन सब्जेक्ट होगा पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के साथ मैंने एक कॉम्बिनेशन बना दिया ना। आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रखेंगे और आई लॉ रखें, मुस्लिम लॉ रखें, आई आर रखें, जो भी रखें आप, सारे बन सकते हैं। तो कितने हो गए? 400 मार्क्स। देन यू शुड गो विद आइदर फिलोसफी और साइकोलॉजी। और अगर थोड़ी सी गुंजाइश बनती है देन यू कैन ऑप्ट ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स अब बना देते हैं। इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आई लॉ, 400 मार्क्स, आइदर फिलोसफी और ज्योग्राफी, एक कॉम्बिनेशन बना है। या फिर यूरोपियन हिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, अगला कॉम्बिनेशन बनाते हैं फॉर दोज जो खासकर साइंस के हैं। अब साइंस वालों के लिए देखें,
फिजिक्स का आपको स्कोर देखें, फिजिक्स का इंतहाई कम स्कोर है, तो हम एक मोटा मोटा सा सिलेबस बनाते हैं, एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। पहला सब्जेक्ट उनका रखते हैं ज्योग्राफी 200 मार्क्स की, उसके साथ यूरोपियन हिस्ट्री 200 मार्क्स की, और उसके साथ फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। तो वो उन लोगों के लिए आसान है जिन्होंने साइंस पढ़ी है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। अब एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, वो जो मेरे साथी हैं इंग्लिश लिटरेचर वाले, ठीक है, उन लोगों के लिए। तो इंग्लिश लिटरेचर के अलावा कॉम्बिनेशन बनाते हैं, एक फिलॉसफी और साइकोलॉजी। इंग्लिश लिटरेचर वालों के लिए एक फिलॉसफी या साइकोलॉजी। अगर आपको बायो आती है तो साइकोलॉजी, अगर आपको बायो नहीं आती है तो फिलॉसफी। बिल्कुल क्लियर, पहली बात। दूसरी, ब्रिटिश हिस्ट्री, उसके ऊपर समझौता नहीं करना है। ब्रिटिश हिस्ट्री, फिलॉसफी और साइकोलॉजी, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस। यूरोपियन हिस्ट्री आप ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें। अदील, अगर आप यूरोपियन हिस्ट्री लेना चाहें ले सकते हैं। अब मसला क्या है? मसला सिर्फ सिंपल इतना है कि यूरोपियन हिस्ट्री ये सारे लोग लेंगे, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा हो ना वो सारे लोग लेंगे यूरोपियन हिस्ट्री, लेकिन ब्रिटिश हिस्ट्री आप लेंगे। और अगर आप ब्रिटिश हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो 2 पेपर आपको आसानी के साथ हल हो सकते हैं, 2 पेपर आपके, और उनमें से एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और दूसरा आपका इंटरनेशनल लॉ है, या फिर IR है। IR आपको स्कोर कम देगा, तो आई लॉ इज बेटर वन। हिस्ट्री ऑफ USA रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? रखनी चाहिए। उसके अलावा बाकी जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं आप लोग बना सकते हैं, अपने लिए आसानी के साथ बना सकते हैं, आप बना। क्लियर हो गया? कोशिश सिंपल और सादा क्या है कि आप 200 नंबर का एक सब्जेक्ट ले लें और उसकी प्रिपरेशन आपके लिए आसान होगी। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप फ़िलासफ़ी पढ़ रहे हैं तो फ़िलासफ़ी में जो लॉजिक में जो चीज़ें पढ़ेंगे वो दूसरी पेपर में भी कॉम्प्लीमेंट होंगी। जो आप बुक्स पढ़ेंगे, जो आप रेफरेंसेस दे सकेंगे वो भी आप दे सकेंगे। जो उसके लिए आपने डायग्राम्स या बाकी चीज़ें सीखी होंगी वो दोनों पेपर्स में दे सकेंगे। क्लियर है? सबके लिए क्लियर है?